आज की तारीख है 19 नवंबर 2025। आज हमारे सामने जो भी लेख और विश्लेषण है हम उनकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है हमारे पड़ोस में हो रही उथल-पुथल, देश के अंदर चल रही बहसों और भारत के भविष्य की दिशा, इन सब के बीच के डॉट्स को कनेक्ट करना। और ये सारी कहानियां, चाहे वो बांग्लादेश के कोर्ट रूम में हो, दिल्ली की सड़कों पर या फिर अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों में, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। ठीक है। पहले देखेंगे अपने पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। फिर देश के अंदर आएंगे और देखेंगे कि कैसे पुरानी गाड़ियों से लेकर पुराने कानूनों तक हर चीज पर एक नई बहस छिड़ गई है। अच्छा। और आखिर में भविष्य की तरफ देखेंगे, जहां अफ्रीका और डिजिटल दुनिया में भारत के लिए बड़े मौके इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से आई एक ऐसी खबर से जो सुनने में ही चौंकाने वाली है। हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये मामला पिछले साल जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस दौरान हुई मौतों से जुड़ा है। सरकार पर आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। वो क्या? ये सजा उन्हें उसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने दी है। 1 मिनट। जिसे उन्होंने खुद 2010 में बनवाया था। क्या? उन्होंने जो सिस्टम 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया, वही अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जी। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। पर क्या ये केस कानूनी तौर पर मजबूत है? देखिए, इसे बहुत ही संदिग्ध माना जा रहा है। केस का जो मुख्य गवाह है वो बांग्लादेश का पूर्व पुलिस प्रमुख है। अच्छा। और वो भी खुद हिरासत में है और सरकारी गवाह बन गया है। ओहो। तो उसे एक राजनीतिक मिथले की कार्रवाई के तौर पर ही ज्यादा देखा जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, पुलिस प्रमुख को सिर्फ 5 साल की सजा दी गई और हसीना को मौत की। हाँ, साफ है कि असली निशाना कौन है। समझ गई। तो इसका असर सिर्फ शेख हसीना पर नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश और भारत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हसीना की पार्टी अवामी लीग को सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरी तरफ कट्टरपंथी संगठनों को अगले चुनावों में हिस्सा लेने की इजाजत दी जा रही है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बांग्लादेश को उसकी जो धर्मनिरपेक्ष जड़ें हैं उनसे बहुत दूर ले जा सकता है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चिंता है। किस तरह की सिक्योरिटी चिंता? खतरा ये है कि वहां भारत के खिलाफ काम करने वाली सरकार आ सकती है और आईएसआई के सपोर्ट वाले वो ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्हें हसीना ने इतने सालों से कंट्रोल में रखा था। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर यह खतरनाक अस्थिरता पैदा कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि जब हमारे पूर्व में ये सब चल रहा है तो पश्चिम में यानी पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, बस वहां तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, वहां ये सब बहुत शांति से पर्दे के पीछे हो रहा है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 27वें संविधान संशोधन के जरिए अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है, जितनी पहले कभी किसी के पास नहीं थी। ये तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल कू जैसा लग रहा है। आप कह सकते हैं। ये एक तरह से लोकतंत्र के नकाब के पीछे एक औपचारिक सैन्य शासन लाने जैसा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत होती है एक नए पद से, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये पद सीधे सेना प्रमुख के पास रहेगा। तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। तो नेवी और एयरफोर्स की ऑटोनॉमी लगभग खत्म, काफी हद तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल भी एक नए पद के जरिए उन्हीं के पास आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो शायद वो है जो उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट देती है। बिल्कुल, उन्हें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई है। कोई जवाबदेही ही नहीं। ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। एकदम। जनरल मुनीर जैसे टॉप अधिकारियों और प्रेसिडेंट पर कोई क्रिमिनल केस चल ही नहीं सकता। तो उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है, महाभियोग, जो कि लगभग नामुमकिन है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या? और सुप्रीम कोर्ट से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी छीन लिया गया है और एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया गया है जिसके जज सरकार चुनेगी। तो अगर इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर ये है कि एक तरफ एक ऐसा बांग्लादेश है जो कट्टरपंथी की ओर जा सकता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक तरह की औपचारिक मिलिट्री तानाशाही बन गया है। हाँ, भारत के लिए इसका मतलब है कि दोनों ही फ्रंट पर अनिश्चितता और अस्थिरता बहुत बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि भारत इस नई सच्चाई से कैसे निपटता है। और ये बाहरी उथल-पुथल
तब हो रही है जब देश के अंदर भी हम कई पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सही बात है। जैसे दिल्ली की सड़कों पर कौन सी गाड़ी चलेगी, ये फैसला कैसे लिया जाता है। सुनने में छोटा मुद्दा लगता है, पर इसके पीछे की सोच भी उतनी ही पुरानी है। हाँ, दिल्ली में नियम तो एकदम सीधा है। आपकी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हुई या पेट्रोल गाड़ी 15 साल की, तो वो कबाड़ है। हाँ, उसे सड़क पर नहीं चला सकते। लेकिन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU की एक नई स्टडी कहती है कि ये तरीका पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक कैसे? मतलब पुरानी गाड़ी तो ज्यादा प्रदूषण करती ही है ना? देखिए, स्टडी के मुताबिक प्रदूषण गाड़ी की उम्र से उतना नहीं जुड़ा है जितना इस बात से कि वो कितने किलोमीटर चली है। अच्छा। हाँ, मतलब उसका माइलेज कितना है, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर, वो इस्तेमाल होने से घिसते हैं, सिर्फ कैलेंडर पर साल बदलने से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 12 साल पुरानी गाड़ी जो शायद 30,000 किलोमीटर ही चली हो, वो किसी 8 साल पुरानी टैक्सी से कम प्रदूषण करती होगी जो 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। बिल्कुल। लेकिन नियम दोनों को एक ही तराजू में तौलता है। बिल्कुल सही। और दुनिया के किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसा नियम नहीं है। बर्लिन हो या लंदन, आपकी कार तब तक चल सकती है जब तक वो कड़े फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास करती रहे। एक मिनट, लेकिन अगर हम पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटा रहे हैं तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा ही तो है। इसमें कोई छिपी हुई लागत कैसे हो सकती है? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। एक नई कार बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और संसाधन लगते हैं, जिसे एम्बेडेड कार्बन कहते हैं। हाँ, जब आप एक चलती फिरती कार को स्क्रैप करते हैं तो आप उस सारी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। और उस पुरानी कार के पुर्जों का क्या होता है? स्टील तो रिसाइकल हो जाता होगा। स्टील और एल्यूमिनियम तो हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के डैशबोर्ड, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर और बैटरी, वो पर्यावरण के लिए एक नई मुसीबत बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक समस्या को सुलझाने के लिए एक दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या तो नहीं बना रहे? हाँ, और पुरानी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार की ये बात सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं, हमारी अदालतों पर भी लागू होती है। हाँ, जिला अदालतों में पेंडिंग केस का आंकड़ा तो मतलब होश उड़ाने वाला है। 4.69 करोड़ मामले लंबित हैं। और इसकी वजह सिर्फ जजों की कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम की कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं। जैसे पहली दिक्कत है कि हमारे जज कम और क्लर्क ज्यादा हो गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो अपना ज्यादातर समय समन भेजने, तारीखें तय करने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में बिताते हैं। तो केस की सुनवाई के लिए वक्त ही कम मिलता होगा। बिल्कुल। दूसरी दिक्कत है अनुभवहीन जज, जिन्हें भारी काम के बोझ से निपटने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जड़ है हमारे पुराने कानून। कितने पुराने? हमारा सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी मामलों को चलाने का कानून 1908 का है। 108 यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना। हाँ, और सोचिए, इस कोड में सिर्फ एक अदालती फैसले को लागू करवाने के लिए 106 नियम हैं। 106 नियम? ये तो ऐसा है जैसे आपको एक ईमेल भेजने के लिए 106 पन्नों का फॉर्म भरना पड़े। कोई क्यों करेगा? और मजे की बात यह है कि कुछ नए कानून जो अच्छी नीयत से बनाए गए थे, वो भी देरी की वजह बन रहे हैं। वो कैसे? जैसे व्यापारिक मामलों में पहले मध्यस्थता यानी मीडिएशन को अनिवार्य कर दिया गया है, या आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड। हाँ, ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असल में ये सिर्फ एक और स्टेप जोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ही सब तय करके कोर्ट आते हैं। तो मतलब सिर्फ और जज भर्ती करने से ये मसला हल नहीं होगा? नहीं, पूरे सिस्टम को एक तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। प्रक्रियाओं को आसान बनाना होगा और जजों को उनका असली काम यानी न्याय करना, उसके लिए फ्री करना होगा। बिल्कुल। जब तक हम 1908 के कोड से बंधे रहेंगे, पेंडिंग केस का ये पहाड़ कभी कम नहीं होगा। तो पुरानी समस्याओं को ठीक करने से लेकर नए अवसरों को भुनाने तक, चलिए अब भारत की वैश्विक और डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर बात करते हैं। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन को हुए 10 साल हो गए हैं और अब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक ऐसे महाद्वीप के बीच ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं जहां 2050 तक दुनिया की 1/4 आबादी रह रही होगी। हाँ, और प्रगति हुई भी है, ऐसा नहीं है। हमारा व्यापार $100 अरब तक पहुंच गया है। अफ्रीका में 17 नए भारतीय दूतावास खुले हैं और ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास का कैंपस खुलना एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम। लेकिन ये भी सच है कि हम अभी भी चीन से काफी पीछे हैं। इसलिए अब जोर मदद देने पर नहीं, बल्कि मिलकर बनाने पर होना चाहिए।
तो इस साझेदारी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए आगे का रोड मैप क्या है? हमारे सामने जो लेख हैं वो 3 बड़े कदमों की बात करते हैं। पहला, फाइनेंस को नतीजों से जोड़ना। इसका क्या मतलब है? मतलब सरकारी पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए एक चुंबक का काम करे, ना कि उसकी जगह ले ले। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है एक डिजिटल कॉरिडोर बनाना। जैसे हमने अपने देश में यूपीआई और इंडिया स्टैक बनाया है, हाँ, वैसे ही अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर वहां की जरूरतों के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स तैयार करना। हाँ, हेल्थ, एजुकेशन और पेमेंट के लिए। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा है उस इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म को फिर से जिंदा करना जो कहीं खो गया है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 के बाद हुआ ही नहीं है। 10 साल हो गए। हाँ, उस सम्मेलन ने जो एक मोमेंटम बनाया था उसे वापस लाने की जरूरत है। इसे भारत के डिप्लोमेटिक कैलेंडर में एक फिक्स्ड इवेंट बनाना होगा। और ये डिजिटल कॉरिडोर का आइडिया हमें हमारे आज के आखिरी और शायद सबसे जरूरी विषय पे लाता है, भारत की डिजिटल संप्रभुता। हमारे पास लगभग 1 अरब इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स जो $100 अरब से ज्यादा की वैल्यू बना रहे हैं, वो सब विदेश जा रहा है। ये आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा चैलेंज है। चीन ने इस समस्या को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शुरुआत में ही विदेशी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया और अलीबाबा, टेंसेंट जैसी अपनी लोकल कंपनियां खड़ी कर दी। इससे उन्होंने सारी इकोनॉमिक वैल्यू अपने देश के अंदर ही रखी। तो एक सीधा सवाल उठता है, क्या हमें भी चीन की तरह विदेशी ऐप्स को ब्लॉक कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का रास्ता चीन वाला नहीं हो सकता। हम एक लोकतंत्र हैं और हमारा इंटरनेट खुला और दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता ब्लॉक करने का नहीं, बल्कि मुकाबला करने का है। हमें ऐसे लोकल प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जो अपने इनोवेशन से और भारतीय यूजर्स की जरूरतों को बेहतर समझकर उन्हें अपनी तरफ खींचें। जैसे ही ज़ोमैटो, फोनपे, नाइका ने करके दिखाया है। बिल्कुल। लेकिन एक ग्लोबल कंपनी के नेटवर्क इफेक्ट से कैसे लड़ा जाए? मतलब जब आपके सारे दोस्त एक ही मैसेजिंग ऐप पर हों, तो अब दूसरा ऐप क्यों इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन यहीं पर अब खेल बदल रहा है। कैसे? पहले सफलता का पैमाना था नेटवर्क का साइज। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जमाने में नया पैमाना है डेटा की क्वालिटी। अच्छा। और भारत की विशाल और विविध आबादी दुनिया के सबसे बेहतरीन और रिच डेटा सेट्स में से एक है। ये हमारा नया रणनीतिक हथियार है। अब साइज से ज्यादा इंटेलिजेंस मायने रखती है। तो हमारे पास यूजर्स हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डेटा है और हमारे पास ज़ोमैटो जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो फिर आखिरी पहेली का टुकड़ा क्या है? क्या चीज हमें रोक रही है? आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका? हाँ, सोचिए, सरकार के पास 2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर ये पूरा सरकारी क्षेत्र या इसका एक हिस्सा भी भारतीय प्लेटफॉर्म्स को अपनाना शुरू कर दे, जैसे सरकारी काम के लिए भारतीय मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना या डेटा को भारतीय सर्वर पर होस्ट करना, तो इससे एक जबरदस्त मोमेंटम बन सकता है। तो लक्ष्य है? लक्ष्य सिर्फ डिजिटल यूजर बने रहने का नहीं, बल्कि डिजिटल प्रोड्यूसर बनने का है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने अपने पड़ोस में खतरनाक बदलाव देखा, देश के अंदर अपनी पुरानी नीतियों और कानूनों पर गहरे सवाल उठाए और एक ऐसे भविष्य की झलक देखी जहां भारत अफ्रीका के साथ मिलकर और अपनी डिजिटल ताकत के दम पर एक नई छलांग लगा सकता है। बिल्कुल। और इन सभी बातों में एक कॉमन धागा है, पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देना और भविष्य के लिए नए सिस्टम बनाने की जरूरत। तो आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने की बात की, चाहे वो 15 साल पुरानी गाड़ी का नियम हो या 1908 का कानूनी कोड। जब भारत अपना डिजिटल भविष्य लिख रहा है, तो हमारी अपनी सोच या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक पुरानी व्यवस्था है जिसे हमें अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले मौकों का पूरा फायदा उठा सकें?